गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड क्लास लेने जा रहा हूं, जिसमें साइंस में आप लोगों को विद्युत के बारे में डिस्कस किया था और आज उसी को अगले पार्ट का डिस्कस करूंगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि विद्युत धारा क्या होता है। क्या पढ़ाया जाएगा? विद्युत धारा पढ़ाया जाएगा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट जिसको कहते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि विद्युत धारा क्या होता है। इसको बताया जाता है कि जब किसी चालक में देखो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम? विद्युत धारा। मान लीजिए कोई चालक कार है, ठीक है, चालक कार है और इसमें 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित किया जा सके वही क्या होता है? विद्युत धारा होता है। माने आपका डिफिनीशन क्या बना कि आवेश प्रवाह की दर को आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और यहाँ से आपका एक प्रश्न और बनता है कि विद्युत धारा सदिश राशि होता है या अदिश? तो आप बताएंगे यह एक अदिश राशि है। क्या है? यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है? एम्पियर होता है। अब बात आती है धारा के प्रकार की। बात कर लेता हूँ कि धारा कितने प्रकार की होती है। ठीक, तो यहाँ पे विद्युत धारा के प्रकार, विद्युत धारा के प्रकार में आप समझिएगा। विद्युत धारा के प्रकार, तो विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है। पहला होता है प्रत्यावर्ती धारा। क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम AC कहते हैं। क्या कहते हैं? AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट। एक होता है प्रत्यावर्ती धारा और दूसरा आपका क्या होता है? दिष्ट धारा होता है। क्या होता है? दिष्ट धारा। एक प्रत्यावर्ती धारा होता है और एक क्या होता है? दिष्ट धारा, जिसको हम DC कहते हैं, डायरेक्ट करंट होता है। ये आपको बता दिया गया कि विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक प्रत्यावर्ती धारा होती है और एक दिष्ट धारा होती है। अब बात ये आती है प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? माने ऐसी विद्युत धारा जो चालक में क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल में चलता है। जैसे मान लीजिए परिपथ है और ये धारा, विद्युत धारा किस प्रकार से चले? दोनों, माने 2 दिशात्मक धारा होती है। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वह 2 दिशात्मक होती है। कहने का मतलब आधे साइकिल तक काम करती है और आधे साइकिल तक काम नहीं करती है। बात समझिएगा। माने प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? ऐसी विद्युत धारा होती है जो 2 दिशात्मक होती है। माने कुछ समय के लिए, माने आधे साइकिल तक काम करती है, फिर आधे साइकिल तक काम नहीं करती है, फिर काम करती है, इस तरह से। इसीलिए इसको प्रत्यावर्ती धारा कहा गया। अल्टरनेटिंग मतलब बारी बारी से, माने हाफ साइकिल का पॉजिटिव होता है, फिर निगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव होता है, फिर निगेटिव होता है। इस तरह से आपको बताया गया प्रत्यावर्ती धारा। जैसे अब आपसे पूछा जाता है कि विद्युत मोटर में कौन सी धारा होती है? तो विद्युत मोटर जो होता है, कहने का मतलब विद्युत मोटर में AC करंट होता है। क्या होता है? AC करंट होता है, माने प्रत्यावर्ती धारा होता है। ट्रांसफार्मर में हमेशा क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा ही प्रवाहित होती है। जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें कौन सी धारा होती है? प्रत्यावर्ती धारा होती है। हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका ट्रांसफार्मर है उसमें कौन सी धारा प्रवाहित होगी? हमेशा प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होगी। अब दिष्ट धारा की अगर बात करें तो दिष्ट धारा क्या होती है? ऐसी विद्युत धारा होती है जो एक दिशात्मक होती है। केवल ये क्या करती है? पॉजिटिव साइकिल में काम करती है। इस तरह से, माने ये पॉजिटिव में ही काम करती है, नेगेटिव में काम नहीं करती। ये कंटिन्यू होती है, लगातार होती है। जैसे आपका जनरेटर हो गया, इन्वर्टर हो गया, बैटरी हो गया, इन सब में जो धाराएं होती हैं वो कौन सी धारा होती है?
दिष्ट धारा होती है माने डायरेक्ट करंट होता है, डीसी जिसको बोलते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। माने विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होता है प्रत्यावर्ती धारा और एक होता है दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा में आपको बता दिया गया कि ऐसी विद्युत धारा जो 2 दिशात्मक होती है, माने 2 दिशाओं में प्रवाहित होती है, उसको हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और दिष्ट धारा में क्या होता है कि जो एक दिशात्मक होती है, पॉजिटिव साइकिल में केवल काम करती है, उसको हम दिष्ट धारा कहते हैं। क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं आप लोगों से विद्युत विभव और विभवांतर क्या होता है। ठीक, आपका क्या बनेगा? ये दोनों बातें क्लियर हो गई ना। अब विद्युत विभव पढ़ेंगे और विद्युत विभवांतर पढ़ेंगे। देखिए, विद्युत विभव इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव समझिएगा। विद्युत विभव क्या होता है? जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर किसी भी मतलब कि किसी भी परीक्षण आवेश को, डिस्चार्ज को इनफाइनाइट पॉइंट से, कहाँ से? इनफाइनाइट पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, माने इनफाइनाइट से कहाँ तक? इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, वही क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। बस समझिएगा। विद्युत विभव क्या होता है? किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो इसका एक लाइन में डिफिनेशन लिख लो विद्युत विभव का। देखिए, इसका डिफिनेशन क्या बनेगा? किसी परीक्षण आवेश Q को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। ध्यान दीजिएगा। माने किसी परीक्षण आवेश Q को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। इसको V से लिखा जाता है। इसे किससे लिखते हैं? V से लिखते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। यह भी क्या होता है? यह एक अदिश राशि है। यह एक क्या है? अदिश राशि है। अब आप जानिएगा विद्युत विभव V बराबर क्या होता है? विद्युत विभव V बराबर W/Q। माने कार्य बटे क्या मिल गया आपको? आवेश। कार्य बटे क्या हो गया? आवेश। ध्यान दीजिएगा। विद्युत विभव V बराबर क्या हो गया? W/Q हो गया। अब बात ये आती है, देखो इसका मात्रक क्या बनेगा? तो कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल और आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम। जूल प्रति कूलाम, या इसी को हम क्या कहते हैं? या यही होता है आपका वोल्ट। जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया कि विद्युत विभव क्या होता है? किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसको V से लिखा जाता है। यह एक सदिश राशि है। यह एक क्या है? अदिश राशि है। इस विद्युत विभव V बराबर क्या होता है? W/Q होता है। इसका मतलब कार्य बटे आवेश हो, माने विभव बराबर कार्य बटे आवेश होता है।
इसका मात्रक क्या बनेगा, जूल प्रति कूलाम बनेगा, या इसी को हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। ध्यान में आ गया। माने ये आपका हो गया विद्युत विभव। समझ में आया? देखिए फिर से सुन लीजिए, विद्युत विभव क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें केवल आपको ये याद रखना है कि किसी भी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाता है वही विद्युत विभव कहलाता है। इसको भी से लिखा जाता है और इसका एसआई मात्रक जो होता है वह क्या होता है, वोल्ट होता है। माने विद्युत विभव भी बराबर होता है W अपान क्या होता है, Q होता है, माने कार्य बटे आवेश। ऐसे भी आप कह सकते हैं कि कार्य बटे आवेश का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जो कार्य किया जाता है वह भी क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्या है, विद्युत विभवांतर। दूसरे नंबर पे क्या है आपका, विद्युत विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है, माने इसमें आपको बताया जाता है कि किसी भी परीक्षण आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। देखिए इसमें आपको क्या बताया जाएगा, इसकी डिफिनीशन क्या बनेगी, माने विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक पॉइंट से कहाँ जाना है, दूसरे पॉइंट पे जाना है। माने किसी भी परीक्षण आवेश Q को अगर एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक विद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाने में जो कार्य किया जाता है वही क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसको देखिए, इसका डिफिनीशन क्या बनेगा, इसका डिफिनीशन बनेगा किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश Q को विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। देखिए यहाँ पे विद्युत विभवांतर भी बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत विभवांतर भी बराबर कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। कार्य को W से लिखा जाता है, आवेश को Q से लिखा जाता है। तो इसका भी मात्रक क्या बनेगा, वोल्ट ही बनेगा। क्या बनेगा, वोल्ट। माने जूल प्रति कूलाम, जिसको आप क्या कहेंगे, वोल्ट कहेंगे। माने यहाँ पे केवल अंतर क्या है, विद्युत विभव और विभवांतर में केवल अंतर इतने का है कि विभव में क्या होता है कि किसी भी परीक्षण आवेश को कहाँ से लाया जाता है, इनफाइनाइट पॉइंट से लाया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन यहाँ पे क्या आपको बताया गया कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाया जाता है। अंतर केवल क्या है, वहाँ पे विभव में क्या होता है, अनंत से लाया जाता है, और विभवांतर में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही किसी भी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाया जाता है। ठीक, माने विभवांतर और विभव दोनों अदिश राशियाँ होती हैं। आपको जो दोनों बताया गया है दोनों ही क्या होती हैं, अदिश राशियाँ होती हैं। केवल आपसे पूछा जाता है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप बताएंगे इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक, क्लियर हो गया। अब आप जानेंगे प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध क्या होता है, देखिए प्रतिरोध का मतलब होता है कि रुकावट उत्पन्न करने वाला पदार्थ।
माने विद्युत धारा के माने धारा के मार्ग में जो पदार्थ रुकावट उत्पन्न करता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। देखिए प्रतिरोध, प्रतिरोध रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं। प्रतिरोध क्या होता है? वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जो धारा के मान में धारा के मार्ग में लिखिएगा, धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करते हैं, रुकावट उत्पन्न करते हैं। जो धारा के मार्ग में क्या करते हैं? रुकावट उत्पन्न करते हैं, प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। इसे किस अक्षर से लिखा जाता है? इसे R से प्रदर्शित करते हैं। किससे लिखते हैं? R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? यह सदिश राशि होता है, अदिश राशि होता है? पहले इसको जानो। प्रतिरोध एक अदिश राशि है। क्या है? यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम। इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। आप समझिएगा प्रतिरोध क्या होता है। ठीक, तो प्रतिरोध में आपको बताया गया कि वे पदार्थ जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित किया जाता है। यह एक अदिश राशि होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। आपको बताया, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि विद्युत प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। ठीक, तो विद्युत प्रतिरोध में आपको लिखना पड़ेगा कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? वे पदार्थ जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहलाते हैं। इसे R से प्रदर्शित किया जाता है। यह एक अदिश राशि होता है। इसका SI मात्रक ओम होता है। ठीक, बात क्लियर हो गया। और इसको सर्किट डायग्राम में क्या होता है? जैसे मान लीजिए सर्किट है तो प्रतिरोध को ऐसे लिखा जाएगा, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। ठीक, चलिए हम बात करते हैं, इसी के आधार पर ओम के नियम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ओम के नियम की बात करते हैं। ओम का क्या नियम है? ओम का नियम, ओम का क्या नियम होता है? देखिए ओम के नियम में बताया जाता है कि यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा, विद्युत धारा उत्पन्न विभवांतर के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। माने किसी चालक, मान लीजिए चालक तार है, यदि इसमें धारा क्या प्रवाहित हो रही हो? I प्रवाहित हो रही हो, तो इस चालक में उत्पन्न विभवांतर जो होगा इस धारा की क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। इसीलिए ओम के नियम में आपको बताया जाता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? I होता है। और आपको मैंने बताया है कि अगर कोई भी प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आपको मिलेगी। तो यहाँ पर ओम का नियम क्या होता है? V = IR हो जाता है। क्या हो जाता है? V = IR होता है, जहाँ R क्या होता है? एक नियतांक होता है। ठीक है, क्या होता है? एक नियतांक होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आया? माने ओम ने क्या बताया? ओम के नियम के अनुसार बताया गया कि यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा I प्रवाहित हो तो चालक में उत्पन्न विभवांतर उस प्रवाहित धारा की क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, यहाँ पे आपको बताया गया दैट इज यहाँ पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या V = IR होता है, जहाँ पे R एक नियतांक होता है। अगर आपने एग्ज़ाम में इतना भी लिख दिया, ओम का नियम पूछा गया, आपने लिख दिया कि V = IR, तो भी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए देख लीजिए इसका डिफिनीसन क्या बना। इसका डिफिनीसन ओम के नियम में बताया गया कि इस नियम के अनुसार किसी
किसी चालक तार में प्रवाहित धारा I चालक में उत्पन्न विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। आपको बताया गया किसी चालक तार में प्रवाहित धारा I चालक में उत्पन्न विभवांतर V के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या V इज इक्वल टू IR, जहाँ R क्या होता है? जहाँ I धारा है, I विद्युत धारा हो गया, R क्या हो गया? प्रतिरोध हो गया। R क्या हो गया? प्रतिरोध हो गया। ठीक। और V क्या है? विभवांतर। अब इस समीकरण से आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको V पता हो, I पता हो तो R की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर R पता है, V पता है तो I की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस समय माने ओम के नियम के अनुसार, जैसे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया, यदि किसी चालक तार में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक। यदि किसी चालक तार में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो और उसका विभवांतर 10 वोल्ट हो। ठीक। तो प्रतिरोध कितना होगा? तो देखो यहाँ पे अगर आपको दे दिया I बराबर कितना दे दिया? 5 एम्पीयर दे दिया। ठीक है। और V इज इक्वल टू कितना दे दिया? 10 वोल्ट दे दिया। तो आपसे पूछ लिया R इज इक्वल टू क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक। तो इस समीकरण से माने ओम के नियम के अनुसार समझ जाइए कि यहाँ पे क्या लगाना है हमको? ओम का नियम लगाना है। तो ओम का नियम क्या लगाओगे? V इज इक्वल टू IR लगाओगे। तो यहाँ पे जब V इज इक्वल टू IR होता है तो हमें निकालना क्या है? R इज इक्वल टू V अपान क्या हो जाएगा? I। तो यहाँ पे 10 बटा कितना हो जाएगा? 5, 5 1 5 दूना 10, माने कितना हो जाएगा? 2 ओम। प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 2 ओम। समझ में आई बात? माने कहा गया आपको कि ये प्रतिरोध निकालने का या धारा निकालने का या विभवांतर निकालने के लिए समीकरण में क्या करेंगे? ओम का नियम लगाएंगे। और ओम का नियम, लेकिन हाँ, ओम का नियम तभी लागू होगा जब चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए। समझ रहे हैं ना? इसमें आपको ये बताया जाता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक में बहने वाली धारा, ठीक है, चालक में बहने वाली धारा उत्पन्न विभवांतर की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना होने का मतलब समझ जाइए, माने चालक तार की लंबाई नहीं बढ़नी चाहिए, चालक तार की मोटाई नहीं बढ़नी चाहिए, मतलब समझ रहे हैं ना? और चालक तार में अगर भौतिक परिवर्तन हुआ, माने लंबाई या चौड़ाई में परिवर्तन होगा, तो ये कदापि नहीं हो सकता V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये बदल जाएगा। मान जैसे एक पतला तार होता है, एक मोटा तार होता है, तो जो पतला तार होता है उसका रेजिस्टेंस अधिक होता है, उसका प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है। देखेंगे वो जल्दी गर्म हो जाएगा। लेकिन जो मोटा तार होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है और वो काफ़ी समय तक क्या होता है? गर्म नहीं होता है। इसका रीज़न क्या होता है कि जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि धारा का मान क्या होगा? घटेगा। अरे भाई देखो, यहाँ से आपको ये समीकरण मैंने बताया है। तो यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यदि किसी चालक तार की, देखिए, प्रतिरोध बढ़ाया जाए तो धारा का मान क्या होगा? घटेगा। अरे यहाँ पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IR है, V इक्वल टू IR है, तो यहाँ पर I इक्वल टू V बाई R हो गया। V बाई क्या हो गया? R हो गया। या आप इसको अगर एकांक मानते हैं तो क्या हो गया? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना भाई। R का मान बढ़ेगा तो धारा का मान घटेगा, R का मान घटेगा तो धारा का मान बढ़ेगा। बस समझ रहे हैं? इसीलिए चांदी जो होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसीलिए विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो होता है वो चांदी माना जाता है। बात समझ में आया? इसके बाद कापर होता है,
इसके बाद सोना होता है, सोना के बाद कॉपर होता है, कॉपर के बाद एल्युमिनियम होता है। इस तरह से अलग अलग धातुओं का जो प्रतिरोध होता है वह अलग अलग होता है, जिसके कारण उसमें धारा का मान भी क्या होता है, अलग अलग होता है। समझ में आई बात? ये तो हो गया धारा, ओम का नियम। अब ओम के नियम में आप जानेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन सीखेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन में दो तरह से होता है। एक श्रेणी संयोजन आपको पढ़ना होगा, आपके सिलेबस में क्या है, एक श्रेणी संयोजन है और एक समांतर संयोजन है। तो आपका हेडिंग होगा प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोधों के संयोजन में आपको बता दिया गया कि यह दो प्रकार से संयोजित होता है। पहला होता है समांतर संयोजन, एक होता है समांतर संयोजन, और एक आपका होता है श्रेणी संयोजन। दो आपको पढ़ना है। जो घरों में वायरिंग होती है वो किस क्रम में होती है, समांतर क्रम में होती है। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? जो घरों में वायरिंग होती है वह किस क्रम में होती है, समांतर क्रम में होती है। आई बात समझ में? और जो आपका ये झालर रोलर होता है वह किस क्रम में जुड़ा रहता है, श्रेणी संयोजन में। ठीक है, किस क्रम में जुड़ा रहता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे दो क्रम आपको पढ़ाएंगे। समांतर में जो रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकालने की बात होती है, तो समांतर में जब निकालेंगे पहले कंडीशन में तो यह 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। इसका हम आपको डिराइव करके बताएंगे फार्मूला कैसे आता है ओम के नियम से। और श्रेणी में क्या होता है कि R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, डाटा एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आप समझिएगा। समांतर क्रम में जो रेजिस्टेंस होता है वह कम होता है। समांतर में रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, और श्रेणी में रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। समझ रहे हैं नहीं? अरे भाई, किसी संख्या में अगर भाग देंगे तो वैल्यू कम आएगी ना, अगर जोड़ेंगे तो वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसे मान लो यही है प्रतिरोध, एक प्रतिरोध ये लग गया, एक प्रतिरोध ये लग गया, एक प्रतिरोध ये लग गया। ठीक, 3 प्रतिरोध है। ये मान लीजिए 5 ओम है, ये मान लीजिए 4 ओम है, ये मान लीजिए 6 ओम है। तो 6 4 10 5 15 ओम हो जाएगा। अगर ये किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। अभी हम बताएंगे श्रेणी क्रम कैसे जुड़ता है और समांतर क्रम कैसे जुड़ता है। समझ में आई बात? तो कल आप लोगों को, माने अगले लेक्चर में आपको प्रतिरोधों का संयोजन बताएंगे। ठीक है।